हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सी ए साक्षी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर सी ए आई पी सी स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 500 ऑडिट एविडेंस। सो ये चैप्टर 4 जो है आपकी स्टडी मटेरियल का ऑडिट का, इट इज़ चैप्टर 4 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट chapters of your syllabus, and उसमें भी we are going to cover essay 500 first and then we will be continuing with the other videos as well। बाकी videos भी आने वाली हैं for audit, तो जो भी करंट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दे कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड अपकमिंग अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। और इसमें हमारे पास जो भी आपके ट्रू फॉल्स होंगे, जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे, जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग यू? वी आर प्रोवाइडिंग यू हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग यू? वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द वीडियो एक्सप्लेनेशन टू इट। तो आप इन नोट्स को रेफर करो, आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देखो एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू टू कवर दिस सब्जेक्ट ऑडिट। एंड डरो मत इससे। एंड आई एम श्योर कि एटलीस्ट जिन लोगों को ये नहीं आता होगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो उनको ये आ जाएगा बहुत अच्छे से समझ। ठीक है, एंड आई ऑल्सो कीप टेलिंग यू इन बिटवीन कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस ऐसे का नाम देखते हैं, ऑडिट एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बता पाएगा कोई? सबको ही पता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का कि भाई आप ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देते हो। तो ओपिनियन जब आप किसी भी चीज़ पे देते हो अपना, तो आपका उसका कुछ बेसिस होना चाहिए। वो बेसिस किसी इंफॉर्मेशन से आएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर यूज करता है टू अराइव एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड इज ऑडिट एविडेंस। अच्छा, क्या क्या चीज़ें ऑडिट एविडेंस कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है या बना सकती है अगर हिंदी में बोले तो? सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले हैं, जनरल एंट्री, जी एल इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जनरल लेजर्स। ठीक है, या फिर कोई और भी एनी अदर इन्फॉर्मेशन में क्या? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे? मान लो मैनेजमेंट की कोई मीटिंग हुई, मैनेजमेंट की मीटिंग में जो भी मिनट्स बनाए होंगे, दे यूजुअली मेंटेन मिनट्स। तो उस मिनट्स में से आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली विच कैन बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ऑडिट एविडेंस वंस एज ऑडिट एविडेंस यूज़ करी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं इसका टाइप। टाइप को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नेचर और सोर्स के बेसिस पे। नेचर के बेसिस पे देखें तो विजुअल, मतलब आप जाके क्या करो, जैसे स्टॉक काउंट हो रहा हो कहीं पे, उसको ऑब्जर्व करने लगे हो, उसको देखने लगे हो। तो आप उस प्रोसेस को देख रहे हो और आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मान लो काउंट परफॉर्म हुआ, 12 काउंट आया, रजिस्टर में भी हमने 12 लिख लिया तो ठीक हो रहा है। लेकिन काउंट 12 आया और रजिस्टर में हमने 10 लिखा तो गड़बड़ है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इसको जज कर सकते हो कि ये जो विजुअल ऑडिट एविडेंस है ये क्या करेगा, आपके ओपिनियन को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सेम गोज फॉर ओरल, कि अगर आपका किसी मैनेजमेंट के किसी बंदे से डिस्कशन हुआ और वहाँ से आपको कुछ पॉइंट समझ आया, आप उसको एज ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स तो आप इन एनी केस एनालाइज करते हो, जो भी बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, तो वो तो आप इन एनी केस चेक कर ही रहे हो। फिर सोर्स के बेसिस पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको इंटरनली मिलता है वो लेस रिलायबल होगा, और जो एक्सटर्नली आपको मिल रहा है वो ज़्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, ये सोर्स के बेसिस पे हो जाएगा आपका डिवीजन की जो भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल, और जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल। अब हमने देख लिया ऑडिट एविडेंस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ऑडिट एविडेंस बनाती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर आता है ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी और रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है कि वो ऑडिट एविडेंस कितना रेलेवेंट है उस असर्शन के लिए। रेलेवेंस कैसे पता चलेगी? कि एक लॉजिकल कनेक्शन तो होना चाहिए। लॉजिकल कनेक्शन मतलब कि भाई एक बात बताओ, आप चेक कर रहे हो कि सेल हुई है, तो सेल को अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि ये सेल एक्चुअल में हुई भी है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आप क्या मांगोगे? इनवॉइस की कॉपी मांग लोगे। ऐसा तो नहीं होगा सेल के लिए आप जो है, या फिर ऐसे समझो, सेल हुई है, कंपनी ने क्या करा है, क्रेडिट सेल करी है,
तो क्रेडिट सेल के लिए आप क्या करोगे, इनवॉइस कॉपी मांग लोगे और डेटर बैलेंस मांग लोगे कि इतने से इसका डेटर बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, तो एक डेटर बैलेंस मांग लोगे उससे। लेकिन वहीं पे अगर कैश सेल हुई है तो क्या आप डेटर बैलेंस मांग पाओगे? नहीं मांग पाओगे, क्योंकि उस केस में तो डेटर बैलेंस एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगर कंपनी सिर्फ कैश सेल करती है तो वहां पे कहाँ डेटर बैलेंसेस मेंटेन हो रहे होंगे, कहाँ उसके बैलेंस शीट में डेटर्स आ रहे होंगे, तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा। तो अब समझ आया, मैंने बोला इररेलेवेंट हो जाएगा वो डेटर बैलेंस। तो जो ऑडिट एविडेंस है दैट शुड हैव अ लॉजिकल कनेक्शन, वो रिलेवेंट तो होना चाहिए उस सिचुएशन में, ठीक है। और ऑडिट एविडेंस के जो प्रोसीजर्स हैं वो डिफर कर सकते हैं। आप एक असर्शन के लिए जो ऑडिट एविडेंस लगा रहे हो वो दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे। जैसे जो प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस के लिए, वो उसके वैल्यूएशन के लिए थोड़ी काम करेंगे, आपको अलग ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। अब फिर आती है बात रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी जो है, ऑडिट एविडेंस आपका रिलायबल भी होना चाहिए कि आप उस पर भरोसा तो कर पाओ। अब भरोसा जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप अपने आपके दो तरह के मित्र होते हैं, आपके दो तरह के फ्रेंड्स होते हैं। आप एक पे ज्यादा भरोसा करते हो, एक पे कम भरोसा करते हो, बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्शंस, या आपकी उनके साथ बॉन्डिंग कैसी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। तो फ्रेंड्स पे भी, फ्रेंड्स में भी आप किस पे भरोसा कर रहे हो वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ तो बहुत ऑडिट एविडेंस की है, तो वो भी रिलायबल कितना है कितना नहीं है उसके फैक्टर्स होते हैं कुछ। पहले कि अगर वो आउटसाइड है, मतलब आउटसाइड से ऑब्टेन करा है, जैसे कि हमने यहाँ भी बोला कि एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस जो है ज़्यादा रिलायबल होता है, इंटरनल कम होता है। तो अगर उसका सोर्स आउटसाइड है तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा। अगर इंटरनली भी चलो ठीक है, लेकिन उसमें इंटरनल कंट्रोल भाई साहब बहुत इफेक्टिव है, कि कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है, तो भी उस पर आप रिलाई कर सकते हो। डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हो तो रिलाई कर सकते हो, मतलब किसी थर्ड पार्टी से ऑब्टेन करा, लेकिन मैनेजमेंट ने की जगह ना आप खुद ही जाके उस थर्ड पार्टी से ये ऑडिट एविडेंस लेके आ गए। जैसे एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड आएगा, इसको हम पढ़ेंगे तब आई विल टेल यू मोर ऑन इट। बट जैसे किसी थर्ड पर्सन से आप जाके डायरेक्टली कन्फर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो बिना मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट के, वो ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होगा, रिटर्न में होगा तो ज़्यादा होगा। कल के दिन अपनी बात से कोई पलट जाए तो रिटर्न इम्पोर्ट रिटर्न का ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिलायबल होंगे देन फोटो कॉपी, डेफिनेटली। फिर आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्या है इसमें, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस की। भाई जो ऑडिट एविडेंस है उसमें S&A होना चाहिए, यानी कि वो क्वांटिटी में सफिशिएंट और क्वालिटी में अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अच्छी क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस की। क्या क्वांटिटी डिफर कर सकती है अलग अलग केसेस में? यस, डिफर कर सकती है। यानी कि सफिशिएंसी डिफर कर सकती है। यस, किस फैक्टर्स की बेसिस पे डिफर करेगी सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस? MRS। MRS का क्या मतलब है जी? अब MRS का मतलब है मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। मटीरियलिटी का क्या मतलब होता है कि भैया जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी प्रेजेंटेशन हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कोई भी डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कितना सिग्निफिकेंट है। वो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट उतने ज़्यादा ऑडिट एविडेंस लगेंगे, वो जितना कम सिग्निफिकेंट उतने कम ऑडिट एविडेंस लगेंगे। मान लो एक 10,000 करोड़ की ट्रांजेक्शन है, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी या 1 लाख की ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी? किसके पीछे ज़्यादा पड़ोगे? इसके पीछे ज़्यादा पड़ोगे ना, इसे इंश्योर करोगे कि ये ठीक होनी चाहिए, इसको तो इग्नोर कर सकते हो। जहाँ जिस कंपनी में 10,000 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो रही हैं वहाँ 1 लाख क्या वैल्यू रखता है? मटीरियलिटी है ही नहीं। तो ऑफकोर्स मटीरियलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सफिशिएंसी भी, ठीक है। और रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट होगा उतने ही आपको ऑडिट एविडेंसेस ज़्यादा चाहिए होंगे, जितना कम होगा उतने कम चाहिए होंगे। अब रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट भाई साहब होता क्या है? रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटीरियली मिस स्टेटेड है, मतलब उनमें गड़बड़ है, उनमें कुछ ना कुछ एरर्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो करेक्ट पिक्चर शो नहीं कर रहे हैं हमें, ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे हैं हमें। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिस्क होता है, ये जो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क ऐसे मान लो कि कंपनी में कोई फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो जो रिस्क है उनके प्रोसेस और प्रोसीजर में। लेकिन कंपनी में अगर इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद भी
कंट्रोल होने के बाद भी आप प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहे मिस स्टेटमेंट्स को, तो जो रिस्क होता है दैट इज कंट्रोल रिस्क। कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल फेल हो रहा है ना फिर। ठीक है। फिर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पॉपुलेशन की? देखो, साइज जितना ज्यादा होगा पॉपुलेशन का, कैरेक्टरिस्टिक अगर हेट्रोजीनियस होगी तो जी ऑडिट एविडेंस ज़्यादा लगेंगे। पॉपुलेशन कम, कैरेक्टरिस्टिक होमोजीनियस, तो ऑडिट एविडेंस कम लगेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, और दूसरा हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है ऑडिट एविडेंस क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, उसके अलावा उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके अलावा रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, और फिर सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। कुल मिला के 5 छोटे छोटे टॉपिक्स करे हैं हमने। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, सफिशिएंसी क्या होती है, सब कुछ जान लिया हमने। अब देखते हैं कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। आपको ऑडिट करने से पहले क्या मिलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलते हैं, उन्हीं का तो ऑडिट कर रहे हो आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते हैं, तो आप क्या करते हो? आपको बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, रिकॉर्ड्स मिलते हैं, आप उनको एग्जामिन करोगे। तो इंस्पेक्शन, पहला ऑडिट प्रोसीजर तो इंस्पेक्शन हो गया। फिर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की अगर आप मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो तो व्हाट वुड इट बी कॉल्ड? इट वुड बी कॉल्ड रिकैलकुलेशन। तो दूसरा स्टेप हो गया रिकैलकुलेशन। ठीक है। अब वहां पे स्टॉक काउंट परफॉर्म हो रहा है, कोई और प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है जिसको आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो हो गया आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फिर आपको ना इनकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप किसी थर्ड पार्टी से जो इन्वॉल्व है उस ट्रांजेक्शन में उससे रिटर्न कंफर्मेशन ले रहे हो, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन, फोर्थ ऑडिट प्रोसीजर। फिर जो भी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स हैं, कंपनी कह रही है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो अब आप क्या कर रहे हो? आप उस पूरे प्रोसेस को रीपरफॉर्म करके देख रहे हो कि जितना बढ़िया ये बता रहे हैं उतना बढ़िया है भी कि नहीं है। तो दैट हो गया, वो हो गया आपका रीपरफॉर्मेंस। ठीक है। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दो हमें। हम उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ये कंसिडर करते हुए कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में रिलेशनशिप है, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं अपने मल्टीपल तरीके से। ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सिक्स्थ ऑडिट प्रोसीजर। फिर इंक्वायरी, आप क्या करते हो? जो भी मैनेजमेंट का एक नॉलेजेबल पर्सन पकड़ते हो, उससे जाके बात करते हो कि भाई मुझे अपनी कंपनी के बारे में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, डाउट्स पूछते हो, उससे इंक्वायरी करते हो, और उस इंक्वायरी के जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो आपके लिए एज ऑडिट एविडेंस सर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया? इंस्पेक्ट करा आपने, रिकैलकुलेट करा, फिर ऑब्जर्व करा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली, रीपरफॉर्मेंस करी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, इंक्वायरी करी। तो ये हो गए आपके ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इससे पहले एक ये चार्ट पे आते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स दो तरह के होते हैं, एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एक अदर प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? अभी पीछे देखा था हमने। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें रिस्क तो होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। अब उस रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करना कि रिस्क है भी या नहीं, और फिर उसको जज करना, असेस करना कि कितना रिस्क है। दो चीजें हो गई, आइडेंटिफाई करना, असेस करना रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एंटिटी को समझना पड़ेगा, उसके एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। जब तक हम एंटिटी को जान नहीं लेंगे, जब तक उसके एनवायरनमेंट को नहीं समझ लेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि एंटिटी में रिस्क होता है भी मिस स्टेटमेंट का या नहीं है, या फिर जो रिस्क होते हैं वो किस तरह के रिस्क होते हैं उस इस एंटिटी में। तो जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर रहे हो टू आइडेंटिफाई, टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको, असेस कर सको रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड असर्शन लेवल्स। ये होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो एक बार फिर से देखेंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, टू identify and assess the risk of material misstatement at the financial statements and assertion levels। ठीक है।
फिर आते हैं फर्दर, फिर नेक्स्ट क्या आता है इसमें, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स या फर्दर प्रोसीजर्स। इसमें क्या होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है और एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होता है। देखो, इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं कंपनी के, इंटरनल कंट्रोल्स की जब टेस्टिंग करी जाती है तो दो चीज़ें टेस्ट करी जाती हैं, एक तो उसका डिज़ाइन कैसा है, कि जो इंटरनल कंट्रोल बना हुआ है वो डिज़ाइन लेवल पे कैसा है, इज इट सफिशिएंट टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। दूसरा, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करते हैं कि वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स में दो टेस्टिंग होती हैं, एक तो डिज़ाइन की और उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है जब हम उसको डिज़ाइन लेवल पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवेलुएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, कि डिजाइन लेवल पे कैसे काम कर रहा है वो। और दूसरा होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इसमें क्या करते हैं, हम कुछ सैंपल्स पिक करते हैं और उस सैंपल्स के बेसिस पे जज करते हैं कि उस कंट्रोल की और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है, और देखते हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है इसके थ्रू। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हैं कि वो प्रिवेंट कर पाता है क्या, वो डिटेक्ट कर पाता है क्या, वो कंट्रोल कर पाता है क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिर हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल्स पिक करते हैं और देखते हैं कि जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्या हम उन सैंपल्स में ढूंढ पाए। तो दैट इज कॉल्ड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी इसको कह सकते हो। टेस्ट ऑफ डिटेल्स ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स की करते हैं, और उसमें हम फर्दर एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करते हैं, फर्दर टेस्टिंग करते हैं टू डिटरमाइन कि हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। जब हम प्रैक्टिकली भी इंटरनल ऑडिट करते हैं तो इंटरनल ऑडिट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि जहाँ पे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो और फिर टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस कर रहे हो, या जिसको टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी कई जगह बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम बोले जाते हैं, जैसे वॉक थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बट आई एम दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, तो इसको इग्नोर करो। तो इतना ही समझो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप डिजाइन लेवल पे देखते हो कि प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहा है या नहीं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में आप देखते हो वो डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। उसमें दो चीज़ें होती हैं, डिटेल्स की टेस्टिंग करते हो आप, और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। तो आई होप ये चार्ट अब क्लियर हो गया होगा कि ऑडिट प्रोसीजर में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, अदर प्रोसीजर्स या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है जिसमें आप डिज़ाइन लेवल पे चेक करते हो, फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर होता है जिसमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखते हो और देखते हो कि वो उसको डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। और उसके बाद इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हो। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं, फर्दर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स सॉरी। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और एक टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हैं उन्हें यहाँ ले आओ, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को चेक कर रहे हो आप यहाँ पे। जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उन्हें यहाँ ले आओ, बैलेंसेस चेक कर रहे हो। जो ट्रांजेक्शन चेक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वाउचिंग। बैलेंसेस चेक करते हैं उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो जब आप वाउचिंग करते हो तो आपको कुछ असर्शंस का ध्यान रखना होता है, कुछ असर्शंस चेक करते हो, अकरेंस, कि जो ट्रांजेक्शन और इवेंट है वो एक्चुअल में हुआ भी था, और हुआ था तो क्या इसी एंटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर कंप्लीटनेस की सारी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स करेक्टली रिकॉर्डेड है। एक्यूरेसी, कि जो भी अमाउंट्स आ रहे हैं, डेट्स आ रही हैं, वो सब कुछ करेक्ट है या नहीं, एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है। जो भी मान लो जिस अकाउंट में जाना चाहिए उस अकाउंट में जा रही है या नहीं जा रही है, जैसे क्लासिफिकेशन में कवर हो जाता है वो। पीरियड करेक्ट है या नहीं है वो यहाँ पे कट ऑफ में चेक करते हो आप। ठीक है, फिर बैलेंसेस जिसमें आप वेरिफिकेशन करते हो, वेरिफिकेशन में क्या करते हो, एग्जिस्टेंस चेक करते हो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस चेक करते हो। एग्जिस्टेंस मतलब कि वो 1 करोड़ की मशीनरी जो बैलेंस शीट में दिख रही है वो है भी या नहीं, वो जाके चेक करते हो। वो हमारी कंपनी के ही नाम पे है तो आप उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हो कि कंपनी के ही नाम पे है, उस पर कोई ऑब्लिगेशंस तो नहीं कि कभी उस पर चार्ज क्रिएटेड हो कंपनीज एक्ट में, कभी उस पर लोन ले रखा हो बैंक से। तो वो सब चीज़ें आप चेक करते हो। कंप्लीटनेस चेक करते हो कि जितनी भी मशीनरी हैं वो हैं भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती, या जितनी एग्जिस्ट करती हैं वो बुक्स में रिकॉर्डेड हैं या नहीं है प्रॉपरली। वैल्यूएशन और एलोकेशन, कि उसकी वैल्यू जो है वो करेक्टली रिकॉर्डेड है या नहीं है।
अब डिस्क्लोजर्स और प्रेजेंटेशंस में भी आप सेम असर्शंस को टेस्ट करते हो, अकरेंस को, राइट्स, ऑब्लिगेशंस को, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। अब देखो जैसे क्या होता है, एक मैनेजमेंट ने क्या करा, एक एक्सपर्ट अपॉइंट करा किसी ऐसी चीज़ को करने के लिए जिसके पास मैनेजमेंट की जिसको करने के लिए मैनेजमेंट के पास एक्सपर्टीज नहीं थी। तो जब आप ऑडिट करते हो और आप उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करते हो, तो जो इन्फॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो, क्या वो एज ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को, या जो भी इंफॉर्मेशन उसके काम से ले रहे हो एज ऑडिट एविडेंस यूज हो सकती है या नहीं हो सकती, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इफ ऑडिट एविडेंस इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कि जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, जो उसने काम किया है, उसका नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या था, काम क्या किया उसने, पहले तो वो समझोगे। फिर उस काम की नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, पहले तो आप ये जानोगे कि उसने क्या काम किया। फिर वो काम था कैसा, उसकी नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी। फिर क्या वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है या कोई आउटसाइड पार्टी है। कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो इसके काम पे हम रत्ती भर भरोसा नहीं करेंगे, और बाहर का होगा तो एक बार को कर लेंगे चलो। क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम के अराउंड कोई कंट्रोल्स लगे हुए हैं कि इसको ऐसे ऐसे काम करना है, कंपनी ने कोई कंट्रोल्स लगा रखे हैं क्या, लगा रखे हैं तो फिर भी हम देख लेंगे, फिर इसका रिलेवेंस बढ़ जाएगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट सब्जेक्ट है टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब जैसे हमें हमारे ऊपर स्टैंडर्ड्स लगते हैं ऑन ऑडिटिंग, जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो क्या इनके ऊपर भी कोई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स लगते हैं, अगर लगते होंगे तो ठीक है, भरोसा कर सकते हैं इस पर। मैनेजमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है इसके काम में, कहीं ऐसा तो नहीं इसके नाम पे मैनेजमेंट खुद ही काम कर रहा हो, तो भाई ऑडिटर का पपलू कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, वो ध्यान रखिएगा। रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट कितना है, सबसे बड़ा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि इसके काम को जहां हम यूज कर रहे हैं, जिस असर्शन के लिए यूज कर रहे हैं या जिस एस्पेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं ऑडिट में, उसका मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कितना है, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट ऑडिट एविडेंस, अगर है तो वो यूज कर लो। ये कुछ फैक्टर्स हैं, और यही आपका जो है यहीं पे आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 500 कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमने क्या क्या करा, एक बार हम देख लेते हैं। इसमें हमने देखा ऑडिट एविडेंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं ऑडिट एविडेंस के, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, फिर हमने देखा रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, और फिर हमने देखा सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, उसके फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर हमने देखा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एंड देन हमने असर्शंस देखी, असर्शंस में हमें क्या क्या चेक करना होता है, किस असर्शन को कैसे चेक करना होता है वो देखा, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को के रिलेवेंस और रिलायबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं अगर हम ऑडिट एविडेंस उसके काम को यूज कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट SA 500। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट regarding SA 500, please let me know in the comment box, and please do share, subscribe and like the video. And also we will be coming up with other videos, similar videos and similar notes on other topics of audit as well. And thank you so much for watching, and please continue watching and continue learning. All the best for your future, for your exams, for your upcoming exams. Thank you so much.